स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और पर डे हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे आज लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे तो कल बायोलॉजिकल पढ़ेंगे, फिर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर एनिमल। शेड्यूल हमने आपको दे दिया है। कुछ चैप्टर हैं जिनका रिवीजन हम लोग 2 दिन में करेंगे, बाकी ज़्यादातर चैप्टर का हम लोग रिवीजन 1 दिन में करेंगे। जैसे जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें भी 2 दिन लग जाएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस है, उसमें भी 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी 2 दिन लग जाएंगे, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी 2 दिन लग जाएंगे। तो कुछ चैप्टर हैं जिनको हमने 2 दिन अलाट किए हैं, बाकी सारे चैप्टर में 1-1 दिन हम लोग लेंगे और एनसीईआरटी से बेसिक बातें तो रिवाइज कर ही लेंगे। तो अगर एक बार रिवाइज करके आएंगे घर से देख के तो थोड़ा और आसान रहेगा। तो पहली यूनिट चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यूनिट के इंट्रोडक्शन से आ गया था। जैसे पहली लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में कितने चैप्टर है ये थोड़े एग्जामिनर पूछेगा। तो कहोगे 4 चैप्टर हैं, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल है, प्लांट है, एनिमल, ये नहीं पूछेगा। पहली लाइन है बायोलॉजी क्या है, तो कहोगे साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म या एंड क्या लिविंग प्रोसेस। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ अमेजिंग डाइवर्सिटी है। बहुत जल्दी व्यक्तियों को यह समझ में आ गया था कि क्या डिफरेंस है किसके बीच। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, इन एनिमेट, और एनिमेट का मतलब लिविंग होता है। इन एनिमेट मैटर के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, जैसे विंड है, सी है, फायर है। सम एमंग द एनिमल एंड प्लांट। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज सेंस ऑफ इव। सारा खेल सेंस का है, जो सेंसरी सेंसेशन है या कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग की पहचान है, और कॉन्शियस ना होना नॉन लिविंग। बाकी कोई और बहुत विशेष क्वेश्चन इसमें नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहले हमारा जो समाज था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू था, मतलब बायोलॉजी को हम सिर्फ इंसान के फायदे के नज़रिए से देखते थे। अगर इंसान के फायदे के नज़रिए से देखोगे तो इसको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कहा जाएगा। और जब इंसान के फायदे के रेस्पेक्ट में देखोगे तो फिर बहुत लिमिटेड क्या होगा, उसका यूज कर पाओगे या उसके बारे में जान पाओगे। बाद में चीज़ें बदली, बाद में जब चीज़ें बदली तो थोड़ा सिस्टमैटिक स्टडी की गई। तो जब सिस्टमैटिक स्टडी की गई तो फिर डिटेल जानकारी हो पाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझे गया। लिखा है ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो ऑल ऑर्गेनिज्म दैट लाइव ऑन अर्थ दिस अर्थ। रिलेशन निकाला गया, लेकिन कोई विशेष सवाल एग्जाम में यहाँ से आने की संभावना है नहीं। तो मेरी नज़र में तो कोई क्वेश्चन बढ़िया दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, यहाँ सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, देख लेते हैं। तो पहले तो नाम याद कर लेंगे। अर्नस्ट मेयर 1904 से 2004। कब पैदा हुए, तो 5 जुलाई 1904। कहाँ पैदा हुए, कैम्पटन जर्मनी। अर्नस्ट मेयर कौन है, तो ये अंडरलाइन कर लो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, एक क्वेश्चन। दूसरा, इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरा, ये दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। किसी भी समय 100 साइंटिस्ट की अगर आप सूची बनाएंगे तो इनका नाम उसमें जरूर मिलेगा। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहाँ ज्वाइन किया, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड क्या साइंस। कब, 1953, और रिटायर्ड हो गए 1975। इनको कहा जाता है, इनको टाइटल मिला कौन सा, तो ये बस आप ध्यान रखिए, आपको चूंकि एग्जाम में गोला भरना है तो ऐसे मिलते जुलते 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये लिखा होगा कि ये टाइटल किसको मिला, तो आंसर आप क्या दे देंगे, तो आंसर आप अर्नस्ट मेयर दे देंगे। इस तरीके से इन
जीवन में कितने दिन का कैरियर रहा, 80 साल का कैरियर रहा, कौन कौन सी ब्रांच रही, ऑर्निथोलॉजी रही, टैक्सोनॉमी रही, जू जियोग्राफी रही, इवोल्यूशन रहा, सिस्टमैटिक रहा, एंड क्या लिखा है, फिलॉसफी ऑफ द बायोलॉजी। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, अभी अंडरलाइन न करिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया, और ही आल्सो पायनियर द, यहाँ से टिक कर लो, इस जगह से ये टिक कर लो। क्वेश्चन ये पूछेगा करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो आंसर क्या देंगे, तो फिर आंसर यही अर्नस्ट मेयर ही देंगे। ठीक है, इनको 3 अवार्ड मिले हैं जिनको कहते क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें से एक का नाम बेलाजान प्राइज है, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है, और तीसरा क्रेफार्ड प्राइज। ये सब कब मिले, ये 1999 मिला, ये 1983 में मिला, और ये 1994। कितने साल जिंदा रहे, 100 साल, 2004। अब देखिए वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो 3 क्वेश्चन जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला तो ये याद रखना पड़ेगा, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इनका नाम बताइएगा। दूसरा, ये टाइटल याद रखिएगा, किसको मिला, तो आंसर क्या देंगे, अर्नस्ट मेयर को मिला। और तीसरा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो फिर आंसर क्या दोगे, अर्नस्ट मेयर। और चौथा, ये ट्रिपल क्राउन अवार्ड किसको मिला, तो भी आंसर क्या दीजिएगा, अर्नस्ट मेयर। 4 क्वेश्चन का इनका आंसर आपको मिलने वाला है। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट है। अगर हम वेटेज की बात करें तो इस बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन का वेटेज है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। एनसीईआरटी की खूबसूरती ये है कि कोई भी चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं बगैर हेडिंग के एक पैराग्राफ पक्का लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये इंट्रोडक्शन होता है, फिर कोई ना कोई हेडिंग आती है। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, लिखा है कितनी सुंदर है दुनिया, ये ना लिखते क्या हम लोग ना जानते हैं, सुंदर तो दुनिया है ही। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। कुछ अंडरलाइन ना करिएगा, जब हम बताएं कहाँ करना है। जैसे कोल्ड माउंटेन में मिल जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ओशियन में, फ्रेश वाटर लेक में, डिजर्ट में, इवन हॉट स्प्रिंग, ऐसी ऐसी जगह मिलेंगे कि हम लोग सोच सोच के हम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ये देखो लिखा है स्पीचलेस हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा कितना अच्छा है जब गैलोपिंग हॉर्सेज का साउंड सुनते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर देखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, इवन द मॉलिक्यूल ऑफ ट्रैफिक इनसाइड सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट, कि आखिर क्या है जीवन, ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आगे देखते हैं दिस क्वेश्चन, इसके 2 इम्प्लिट हैं। फर्स्ट क्या है, टेक्निकल है कि आखिर कैसे व्हाट लिविंग इज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, कैसे अलग है। और दूसरा तो फिलोसफिकल व्यू है कि आखिर कैसे एक दूसरे से अलग हैं। मेरी नज़र में कोई विशेष सवाल यहाँ नहीं मिला है, तो कुछ भी अंडरलाइन नहीं करेंगे। सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये बिल्कुल तय है, फिक्स है कहाँ से सवाल बनेगा। सवाल वहीं से बनेगा जो विशेष बात होगी। इस हेडिंग में एक क्वेश्चन है, हेडिंग टिक कर लीजिए, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और सबसे पहले लाइन टिक करेंगे यहां से, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, इसकी रेंज याद रखेंगे कितनी, 1.7 से 1.8 मिलियन। एक क्वेश्चन, एक लाइन यहां से और अंडरलाइन कर लेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं उसको माना जाता है कि वो क्या है, स्पीसीज। क्या स्पीसीज की ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन नहीं, एक जनरल बात है कि जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं उसको हम स्पीसीज मानते हैं। स्पीसीज की ये डिफिनीशन बिल्कुल नहीं है। लगभग लगभग कितनी रेंज है,
तो ये बताओ एग्जाम में 1.7 से 1.8 लगाओगे कि मोर देन 1.5 लगाओगे कि 7 मिलियन लगाओगे कि 20 से 50 मिलियन लगाओगे। ये चारों डाटा एनसीईआरटी के हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में IUCN लिखा है, क्वेश्चन में IUCN 2004 लिखा है, तो सबसे बढ़िया आंसर है मोर देन 1.5 मिलियन। तो अगर ये आंसर मिलेगा तो सबसे बढ़िया ये लगाइएगा, लेकिन अगर ये ना मिले तो ये भी सही है। क्यों? 1.5 मिलियन से ज्यादा का मतलब ही क्या है? मोटा मोटा आसपास पहुंच रहे हो। तो अगर क्वेश्चन में IUCN लिखा होगा तो आप 1.5 मोर देन 1.5 लगाओगे या तो आप ये लगाओगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहीं रॉबर्ट में लिखा मिल गया, जैसे ही रॉबर्ट में लिखा मिलेगा आंसर बदल जाएगा। तो आंसर कितना लगाओगे? 7 मिलियन। क्वेश्चन फिर बदलेगा, आंसर फिर बदल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सट्रीम एस्टीमेट, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो जैसे एक्सट्रीम एस्टीमेट लिखा होगा तब आप कहोगे क्या? 20 से 50 मिलियन। एनसीईआरटी में लिखा है, इकोलॉजी में। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपसे चैप्टर दे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन में IUCN 2004 लिखा है तो सबसे बढ़िया आंसर ये, ना मिले तो ये। ठीक है, हाँ, अगर रॉबर्ट में लिखा है तो फिर ये लगाइएगा, और अगर एक्सट्रीम एस्टीमेट लिखा है तो 20 से 50 लगाइएगा। इतने टाइप की जो स्पीसीज हैं उसी को कहते क्या हो? बायोडायवर्सिटी। यहां से टिक कर लो। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को कहते क्या हैं? तो कहोगे इसी को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं कि मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल दुनिया में पाए जाते हैं। हम बहुत सारे प्लांट और एनिमल को उनके लोकल नाम से जानते हैं। और लोकल नाम के साथ समस्या क्या है कि लोकल नाम जगह बदलने से या भाषा बदलने से क्या होता है? चेंज हो जाता है। कोई खास सवाल नहीं। तो नॉमेनक्लेचर हेडिंग है, यहां से पैराग्राफ आपके काम का शुरू हो जाएगा कि किसकी आवश्यकता है। तो कहोगे स्टैंडर्डाइज करना है क्या? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों स्टैंडर्ड करना है? तो उसका कारण यह है, ऐसा कोई नाम दो जो क्या रहे? ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। इसी प्रोसेस का नाम नॉमेनक्लेचर है। ये बहुत बढ़िया लाइन, टिक कर लीजिए। नेमिंग तभी संभव है, ये ओनली लिखा है। नेमिंग ओनली पॉसिबल कब? तो जब ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली। बड़ी अच्छी लाइन एग्जाम में आ सकती है, पलट देते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर आप कब कर सकते हो? तो कहोगे जब ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड। इस प्रोसेस को कहते क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिफाइन या डिस्क्राइब कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नंबर ऑफ साइंटिस्ट स्टेबलाइज प्रोसीजर, कुछ अंडरलाइन न करिएगा। एक्सेप्ट, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। किसको? बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी नाते दो चीजें हैं, एक है क्या? ICBN और एक है क्या? ICZN। फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों लोग क्या करते हैं? तो प्लांट का अगर नाम रखना है तो क्राइटेरिया कौन तय करेगा? जो लिखा ना, प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अगर प्लांट का नाम रखना है तो कौन तय करेगा? ICBN। और एनिमल का रखना है तो ICZN। ठीक है, फिर काम की बातें यहां शुरू हैं। तो अभी तक क्या याद रखा? 3 क्वेश्चन केवल। पहला सवाल, स्टैंडर्ड नेम की आवश्यकता क्यों है? जिससे पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाए। नाम कब रख पाओगे? जब उसको करेक्टली डिस्क्राइब करोगे या आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि नामनक्लेचर का क्राइटेरिया कौन तय करेगा? तो क्राइटेरिया दो लोग तय करेंगे। अगर प्लांट का है तो ICBN और अगर एनिमल का है तो ICZN। वेरी गुड। अब आता है नेमिंग करेंगे कैसे। लिखा है बायोलॉजिस्ट फॉलो, अंडरलाइन करो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। कौन सा सिद्धांत का पालन किया? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल में कहा गया किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम के कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट होने चाहिए। एक कंपोनेंट जेनेरिक नेम और एक कंपोनेंट स्पेसिफिक। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके नाम में कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट हो, तो हमको कहना पड़ेगा वो क्या है। ध्यान सुनिएगा, इसका नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। क्यों? क्योंकि नाम के ही 2 कंपोनेंट हैं। अब 2 कंपोनेंट में एक कौन सा है? जीनस और दूसरा स्पेसिफिक। ये नेमिंग किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। और इसी को प्रैक्टिस किया गया है सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2 वर्ड फॉर्मेट बहुत कन्वीनियंट है। थोड़ा और समझो इसके बारे में। मैंगो को तो आप जानते ही हो। इसके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें से मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। और इंडिका क्या है? स्पीसीज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर इस चैप्टर से एक सवाल पूछेगा तो वो यही पूछेगा, यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहीं से सवाल आ रहा है हर साल। पहला, बायोलॉजिकल नेम जनरली कौन सी भाषा में होना चाहिए? लैटिन। और लिखा किस में होना चाहिए? इटैलिक। वो हल्का सा टेढ़ा नहीं लिखा रहता है वैसा, ठीक है। और अगर लैटिन में ना मिले, देखो लिखा है या तो लैटिनाइज होना चाहिए, मतलब दूसरी भाषा का शब्द लैटिन में कन्वर्ट करो, या फिर डेराइव होना चाहिए। कहाँ से? लैटिन। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन। और किस में लिखेंगे? इटैलिक। या तो क्या होगा? और या तो ओरिजिन फ्रॉम लैटिन होना चाहिए। पहला जो वर्ड है वो क्या है? जीनस। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। कोई दिक्कत नहीं। दोनों वर्ड, ये अलग लिखा है, दोनों वर्ड नाम के अगर हाथ से लिखे गए तो ये क्या लिखा है? सेपरेट अंडरलाइन। मतलब अगर मैंजीफेरा लिखा है, इंडिका लिखा है, तो इसको अलग अंडरलाइन करो, इसको अलग अंडरलाइन करो। और अगर प्रिंट करो तो अंडरलाइन करने की फिर आवश्यकता नहीं है। प्रिंट करेंगे तो करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिखेंगे? तो वो लिखा, ये बताना है कि ये कहाँ का है? लैटिन का है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हाथ से लिखे तो चाहे जैसे लिखिए, चाहे आप खड़ा खड़ा लिखिए और चाहे ऐसे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन अगर प्रिंट कर दिया तो बदल जाएगा। फिर क्या करना है? फिर तो इटैलिक करना है। क्यों अंडरलाइन करते हो या क्यों इटैलिक करते हो? तो कहोगे बताना है कि किसका है? लैटिन का। पहला शब्द जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जीनस को। ये किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर। मतलब मैंजीफेरा को फिर एम क्या हो जाएगा? कैपिटल। और स्पेसिफिक एपिथेट किससे शुरू होगा? तो इंडिका किससे शुरू हो जाएगा? स्मॉल से। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ ऑथर, जिसने उस पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है, उसका नाम कब लिखोगे? स्पेसिफिक एपिथेट के पहले कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद? तो आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, एट द एंड ऑफ क्या? बायोलॉजिकल नेम। और इसको रिटेन करोगे किस फॉर्म में? एब्रीवेटेड। एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैंजीफेरा इंडिका के आगे लिन लिखा है, पूरा नाम लिनियस तो नहीं लिखा है। LINN के बाद जो डांट रखा है बेटा, ये डांट भी आपके काम का है।
अगर डाट नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्टली डिस्क्राइब बाई, तो आंसर क्या देंगे? लिनियस। अभी तक क्या याद रखा? गिनती के सवाल हैं, फिक्स सवाल हैं, बमुश्किल 8-9 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है कि नामनक्लेचर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक नेम होना चाहिए। नामनक्लेचर कब कर पाओगे? जब करेक्टली डिस्क्राइब कर पाओगे, मतलब आइडेंटिफाई कर पाओगे। नामनक्लेचर का क्राइटेरिया कौन तय करेगा? ICZN या ICBN? नामनक्लेचर में जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वो ये 2 कंपोनेंट वाला है, जिसको कहते क्या है? बाइनोमियल नामनक्लेचर। किसने दिया? कैरोनस लिनियस ने दिया। इसमें पहला वर्ड क्या है? जीनस, और दूसरा क्या है? स्पीसीज है। इसके कुछ यूनिवर्सल रूल हैं। पहला रूल है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? लैटिन। प्रिंट किस में होना चाहिए? इटैलिक। पहला वर्ड जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। जीनस किससे शुरू करोगे? कैपिटल। और स्पीसीज किससे शुरू करोगे? स्मॉल। अगर हैंड रिटन है तो सेपरेट अंडरलाइन, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक। क्यों? लैटिन ओरिजिन का। लैटिन ओरिजिन का ना हो तो लैटिनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। आथर का नाम कब लिखोगे? तो कहोगे स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। पूरा नाम लिखोगे कि एब्रीवेटेड? एब्रीवेटेड। बस इतने क्वेश्चन। यहां से नई चीज शुरू हो गई, हेडिंग क्लासिफिकेशन है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया है? एक हेडिंग डाली है, उसी में सब लिखते चले गए हैं। वास्तव में छोटे छोटे पार्ट होने चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन हेडिंग और ये लाइन टिक कर लो। क्लासिफिकेशन क्या है? तो कहोगे ऐसी कोई भी प्रोसेस इसमें किसी भी चीज को क्या किया जाए? ग्रुप कर दिया जाए। कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। बस इसके बाद जनरल कहानी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां से फिर अंडरलाइन करेंगे। साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। कह रहा है प्लांट भी क्या है? एक टेक्सा है। व्हीट भी क्या है? एक टेक्सा है। एनिमल भी क्या है? टेक्सा। मैमल भी क्या है? डॉग भी क्या है? ये सब क्या है? टेक्सा है। ठीक है। तो क्या याद रखोगे बेटा यहां से यहां तक? सिर्फ 2 लाइनें। पहली लाइन बताओ, क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? तो कहोगे प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और दूसरा है साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज आर। क्या कहोगे? ये देखो लिखा है साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज आर। तो आंसर हम लोग क्या देंगे? ये लाइन है। बस यही 2 लाइन केवल याद रखना। अच्छा, क्लासिफिकेशन इंग्लिश है और टेक्सोनॉमी बायोलॉजी का टर्म है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में बांट दिया जाए तो उसी का नाम टेक्सोनॉमी हो जाएगा। देखो ऐसे लिखा है। यहां से लिखा है सभी, अंडरलाइन कर लो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए गए किसमें? डिफरेंट टेक्सा। इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते क्या हो? टेक्सोनॉमी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिस क्या है मॉडर्न टेक्सोनॉमी का, तो क्या बताओगे? तो बेसिस ही ये ऊपर लिखे हैं। देखो कौन कौन से बेसिस है। पहला बेसिस है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दूसरा बेसिस है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा बेसिस है डेवलपमेंटल प्रोसेस।
चौथा बेसिस है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर से सुन लेते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी के बेसिस क्या हैं? 4 बेसिस मिल गए। अच्छा एक और देखो, अच्छा सवाल, कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस हैं? कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस हैं? तो कहोगे 4, बताओ कौन कौन सी? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। लिखा है एनसीईआरटी में पर ऐसे दिखता नहीं है। बेसिस पूछेगा तो अलग आंसर है और बेसिक प्रोसेस पूछेगा तो अलग आंसर है। एक क्वेश्चन और याद करेंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना टिक करते रहें। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया? तो आंसर देंगे यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्ट टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी बट आल्सो रिलेशनशिप एमंग देम। ऐसी कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी जो क्या करती हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करे, उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी करे और उनके रिलेशनशिप की स्टडी करे, उसका नाम क्या होगा? सिस्टमैटिक। किसकी किसकी? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की और डाइवर्सिटी की और रिलेशनशिप की जो स्टडी करे उसका नाम सिस्टमैटिक होगा। वर्ड सिस्टमैटिक कहां से आया? तो याद रखिएगा, कहां से आया? लैटिन। लैटिन का वर्ड कौन सा था? सिस्टमा। इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। पहले वैज्ञानिक कौन से हैं? लिनियस, जिन्होंने क्या यूज कर लिया? यूज कर लिया सिस्टमा को एज ए सिस्टमा नेचुरी, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। क्वेश्चन 3 है, सिस्टमैटिक कौन सी भाषा से आया है? लैटिन। कौन सा शब्द था? सिस्टमा। उसको सबसे पहले किसने यूज कर लिया? लिनियस। कैसे यूज कर लिया? अपनी किताब का नाम रखने में यूज कर लिया। कोई बात नहीं। कह रहा स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक बढ़ गया है। आराम से बताएं, क्वेश्चन पूछेगा कि सिस्टमैटिक में क्या क्या इंक्लूड है, तो बताओ क्या क्या इंक्लूड है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन, और साथ में नई चीज आ गई है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक में क्या क्या इंक्लूड हो गया? तो कहोगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड हो गया है। क्या याद रखा बताओ? हम गिनती के क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्या क्या है। पहला सवाल है कि सिस्टमैटिक क्या है? एक लाइन का कॉन्सेप्ट है वो। सिस्टमैटिक नहीं, क्लासिफिकेशन क्या है? जब किसी चीज को ग्रुप में बांट दो वही क्लासिफिकेशन है। साइंटिफिक टर्म कौन सा है? टेक्सा है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्सा में बांट दो तो टेक्सोनॉमी है। उसके बेसिस क्या है? तो 4-5 बेसिस है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, सेल है। और उसकी बेसिक प्रोसेस कौन सी है? 4 प्रोसेस है, खत्म। फिर आया क्या कि सिस्टमैटिक क्या है? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करो, डाइवर्सिटी की स्टडी करो और रिलेशनशिप की स्टडी करो। सिस्टमैटिक में टर्म कहाँ सा? सिस्टमा। कौन से भाषा से आया? लैटिन। किसने यूज किया? लिनियस। कहाँ यूज किया? सिस्टमा नेचुरी। इतने से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज करा क्लासिफिकेशन नहीं है क्या? ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, जबकि इसमें है क्या? तो अंडरलाइन करो, हियरार्ची ऑफ स्टेप्स। और सबसे कमाल की बात ये है, जितने भी स्टेप हैं वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रैंक या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैटेगरी। और कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ढेर सारी कैटेगरी का जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, लिखा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज,
तो सामान्यतया देखिए, एक होता है ग्रुप, एक होता है कैटेगरी और एक होता है टेक्सा। जो ग्रुप है वही कैटेगरी है और वही क्या है, टेक्सा है। ऑल कैटेगरीज एक साथ मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये काम लाइन टिक करो। किसी भी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं क्या, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वास्तव में रिप्रेजेंट करती है किसको, रैंक, और रैंक को ही क्या कहते हो, टेक्सा। तो ध्यान सुनो, एक लाइन याद रखो, चाहे कहो ग्रुप, चाहे कहो कैटेगरी, चाहे कहो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और चाहे कहो टेक्सा, सब एक ही चीज है और सबको कहते क्या हैं, टिक कर लो, क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल, जैसे कोई खास वैसे बात है नहीं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें कॉमन फीचर जॉइंटेड लेग है। इंसेक्ट आज रिकॉग्नाइजेबल कंसर्न ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये सब छोड़ते जाइएगा। यहां से टिक करिए, ईच रैंक या टेक्सान रिप्रेजेंट, फिर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, यूनिट, मतलब कोई भी टेक्सा होगा हम उसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। दीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नहीं है केवल क्या, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ऑल नोन ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट ऑन कॉमन कैटेगरीज सच है, हाँ देखो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है किसमें, तो कहोगे कैटेगरी, जैसे किंगडम, फाइलम या डिवीजन। डिवीजन किसके लिए, प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट एंड एनिमल किंगडम में लोवेस्ट कैटेगरी हमको कौन सी मिलेगी, तो लोवेस्ट कैटेगरी हमको मिलेगी कौन सी, स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन वी आस्क टू हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज, कोई खास बात नहीं। स्पीसीज पढ़ने से पहले हम लोग जरा ये देख लेते हैं जो काम का क्वेश्चन है। देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्वेश्चन सुनो काम का। काम का क्वेश्चन ये है कि ये सब की सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जब सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन किंगडम ऑप्शन में भी तो होना चाहिए, ऑप्शन उसने 4 ये दिए हैं, तब क्या करोगे, तब तो क्लास हो जाएगा ना। और उसने ये 4 ऑप्शन दे दिए तब किंगडम हो जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तो आंसर देने से पहले ऑप्शन पर नजर डालिएगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट कौन है, तो ये ऑप्शन में होगा तब न लगाओगे, ऑप्शन ये 4 हैं तो तब तो ऑर्डर हो जाएगा ना। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का आंसर रटना नहीं है, ऑप्शन पर नजर डालिएगा, फिर तय कर लीजिएगा कौन लार्जेस्ट कौन स्मॉलेस्ट। हाँ, फिर भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है, ये हाईएस्ट भी है और ये लोएस्ट है। इसी नाते इसको लोएस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और रट लीजिएगा, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज घटेंगे, बस यही 2 लाइनें याद रखना है। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ गए तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज बढ़ेंगे घटेंगे, घटेंगे, बस इतना याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा समानताएं कहां होंगी, ऑप्शन जैसे देखो, ऑप्शन ये है कि रिलेटेड स्पीसीज है और रिलेटेड फैमिली है। रिलेटेड फैमिली जैसे F1 और F2 है और रिलेटेड स्पीसीज जैसे S1 और S2 है।
बताओ इन दोनों में ज्यादा समानता होगी कि इन दोनों में ज्यादा समानता होगी? S1 और S2 में समानता ज्यादा होगी, जबकि F1 और F2 में समानता कम होगी। एक और क्वेश्चन देख लो, किसी एक जीनस में कई स्पीसीज होंगी, जैसे स्पीसीज S1 भी होगी, S2 भी होगी और S3 भी होगी। मतलब मिलती जुलती स्पीसीज, मतलब मिलता जुलता नीचे का टेक्सा मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? तो अगर जीनस मिलता जुलता होगा तो क्या कॉमन होगा? अगर फैमिली मिलती जुलती होंगी तो क्या कॉमन होगा? अच्छा, सिर्फ आर्डर ही कॉमन होगा, आर्डर के ऊपर सारा कॉमन हो जाएगा। इधर देखो, अगर S1 और S2 हैं तो बताओ क्या कॉमन होगा? जीनस। तो क्या सिर्फ जीनस ही कॉमन होगा? अगर जीनस कॉमन मिल गया तो ऊपर सारा कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अगर मिलती जुलती फैमिली मिल गई तो क्या कॉमन होगा? तो आर्डर कॉमन होगा। तो क्या सिर्फ आर्डर कॉमन होगा? आर्डर भी कॉमन होगा तो क्लास भी कॉमन होगा, फ्रीविजन भी कॉमन होगा और किंगडम। बस यही याद रखना है। नीचे के मिलते जुलते टेक्सा जैसे जुड़ेंगे ऊपर के सारे क्या हो जाएंगे? कॉमन। आराम से बताएं। दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके मिलते जुलते आर्डर हैं, बताओ उनका क्या कॉमन होगा और क्या अलग होगा? तो अगर मिलते जुलते आर्डर के हैं तो क्या कॉमन होगा? क्लास कॉमन, फाइलम कॉमन और किंगडम। तो क्या अलग है? तो कहोगे फैमिली अलग, जीनस अलग, स्पीसीज। आराम से बताएं। ह्यूमन और टाइगर, ह्यूमन और टाइगर का आर्डर क्या है? अलग है। ह्यूमन का प्राइमेटा है, टाइगर का कार्निवोरा है। बताओ ह्यूमन और टाइगर में क्या कॉमन और क्या डिफरेंस? तो हम दोनों लोगों का क्या मिलता जुलता है? तो क्या सेम होगा? क्लास सेम, फाइलम सेम, किंगडम सेम। और क्या अलग होगा? फैमिली अलग, जीनस अलग और क्लास। एग्जामिनर जानते हो क्या करेगा? कोई दो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको दे देगा, वो कहेगा बताओ इनमें क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंस है। तो कैसे बताओगे? जैसे जैसे सुनो, डॉग का कैट से नाम दे दिया। मैं बता दे रहा हूं, डॉग और कैट अलग अलग फैमिली के हैं। डॉग और कैट अलग अलग फैमिली। तो अगर मिलती जुलती फैमिली के हैं तो बताओ क्या सेम होगा? है? तो आर्डर सेम, क्लास सेम, फाइलम सेम, किंगडम सेम। तो क्या अलग होगा? जीनस अलग और इस फैमिली क्या सेम होगी? फैमिली तो अलग है ही। कुत्ते और बिल्ली में क्या समानता और क्या अंतर? तो कहोगे फैमिली अलग तो जीनस भी अलग तो स्पीसीज भी अलग। तो क्या सेम बचा? आर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। भाई यही समझना था और कुछ नहीं समझना है। अब पढ़ते हैं। चलो, अभी सब यही बार बार लिखा मिलेगा। टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर्ड, यहां से टिक करो बेटा। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी को ही क्या कहते हैं? स्पीसीज। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्पीसीज को किससे? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से। किस आधार पर? तो कहोगे मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। जैसे कह रहा मैंजीफेरा इंडिका है, सोलैनम नाइग्रिबोरसम है, पैंथेरा लियो है। इन सब में जो इंडिका है, जो ट्यूबरोसम है और जो लियो है, वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। पहला वर्ड मैंजीफेरा, सोलैनम और पैंथेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस या जेनरा। ये हायर है कि लोअर है? हायर टेक्सा है। किसी एक जीनस में कितनी स्पीसीज होंगी?
या तो एक होगी या तो एक से ज्यादा होंगी। अच्छा, बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, एग्जाम्पल देखो, एक जीनस है पैंथेरा, इसकी एक एपिथेट है टिग्रिस, और सोलेनम की है एक स्पीसीज कौन सी, नाइग्रम, और एक कौन सी, मिलेनोजिना। आराम से बताएं, पैंथेरा की कौन कौन सी स्पीसीज मिली, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, और सोलेनम की सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलेनोजिना। हम लोगों की बात कर लो, हम लोग की स्पीसीज क्या है, सेपियंस, जीनस क्या है, होमो, तुम्हारा नाम क्या पड़ गया, होमो सेपियंस। ये बताओ स्पीसीज वाली हेडिंग से आप क्या याद रखोगे, बस देखो, अगर ये नहीं सोच पाए कि हमको इसमें याद क्या रखना है तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि आप आंख बंद करो और एनसीईआरटी पूरी सुना डालो, ये संभव नहीं है ना। ये तो दिमाग में होना ही चाहिए कि हमको दिमाग में रखना क्या है, उतना तो रखो। स्पीसीज में क्या याद रखोगे, तो पहले तो ये याद रखो कि स्पीसीज है क्या, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, खत्म। दूसरा सवाल, हम एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से अलग कर सकते हैं, किस आधार पर। फिर एग्जाम्पल याद रखना है, मैंजीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोसम है और पैंथेरा लियो है। पैंथेरा के 3 स्पीसीज और सोलेनम की 3 स्पीसीज। चलो, जीनस कंप्राइजेज, अच्छा ये बड़ा आसान है, इधर देखो जरा, ये स्पीसीज S1 है, ये स्पीसीज S2 है, मिलती जुलती स्पीसीज हैं तो बन गया क्या, जीनस G1। ऐसे ही कोई स्पीसीज S3 है, ऐसे ही कोई S4 है, मिलती जुलती थी तो इनके बन गया G2, और दोनों जीनस मिलाया तो क्या बना, फैमिली नहीं बन गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीनस क्या है तो कहोगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड, तो कल को फैमिली नहीं पूछेगा क्या है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड। ऐसे ही फैमिली F1 है और एक F2, तो क्या बनेगा, ऑर्डर नहीं बन जाएगा। तो बड़ा आसान है, ऊपर वाला क्या है, मिलता जुलता, नीचे का कॉमन होना चाहिए, ठीक है। मिलती जुलती स्पीसीज, मिलते जुलते जीनस, मिलती जुलती फैमिली, बस आसान है। देखो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ। ये बताओ इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे कि इन दोनों में कैरेक्टर ज्यादा होंगे, S1 और S2 में, वही तो लिखा है, मोर कैरेक्टर कॉमन एज कंपेयर टू द स्पीसीज ऑफ। क्लियर, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड। एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल, ये 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन दोनों बिलोंग टू जीनस कौन सा, सोलेनम। ऐसे ही लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। ये कॉमन फीचर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस कौन सा, एक जीनस, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, जिसका नाम क्या है, फेलिस। और इसमें कौन आएगा, सुनो, आप आखिरी में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो लिस्ट बना लीजिएगा, कौन सी, जितने नाम यहां लिखे हैं उनके नाम लोकल और उनके साइंटिफिक नाम सामने। जैसे अभी तक क्या क्या पढ़े हो, मैंजीफेरा इंडिका पढ़े हो, सोलेनम ट्यूबरोसम पढ़े हो, सोलेनम मिलेनोजिना पढ़े हो, सोलेनम नाइग्रम पढ़े हो, पैंथेरा टिग्रिस पढ़े हो, पैंथेरा लियो पढ़े हो, पैंथेरा पार्डस पढ़े हो। ये क्या है, पहचान रहे हो, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, फेलिस, तो पूरा नाम इसका फेलिस डोमेस्टिकस है, फेलिस डोमेस्टिकस, किसका, कैट का।
बड़े अच्छे सवाल इस हेडिंग में हैं, आराम से। फैमिली क्या है, तो अभी पीछे बता के आऊं क्या है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। बस अब ये बताओ समानताएं कम होंगी कि ज्यादा है? तो क्या ये रटोगे लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज? जो रटेगा वो याद कहाँ रहेगा? तो दिमाग में सही बात है, आपको जज करना है कि लाइन सही लिखी गलत लिखी। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, लेकिन समानताएं क्या होंगी? कम होंगी। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? बिल्कुल सही बात है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव और क्या रिप्रोडक्टिव फीचर। किसमें? प्लांट में। ठीक है, कोई खास बात नहीं। एमंग द प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जनरा, एक का नाम सोलाइनम, एक का नाम पिटूनिया, एक का नाम धतूरा। ये 3 जीनस हैं एक ही फैमिली। तो देखो ये हो गई सोलेनेसी फैमिली और इसके 3 जीनस, एक हो गया सोलाइनम, पिटूनिया और धतूरा। और सोलेनम के भी 3 स्पीसीज, कौन सी? ट्यूबरोसम, नाइग्राम और मिलेनोजिना। क्लियर? कह रहा इसी तरीके से जीनस पैंथेरा, तो एक जीनस है ही जिसमें कौन लोग आए? 3 लोग आए, लेकिन एक बगल में जीनस कौन है? फेलिस। एक ही फैमिली, कौन सी? फेलिडी। तो ऐसे लिख लेते हैं, लिखिएगा नहीं, क्लियर है। फेलिडी फैमिली है, इसके 2 जीनस, एक फेलिस और एक पैंथेरा। याद आया? अच्छा, फेलिस में केवल कौन है और इसमें 3 लोग हैं, तो आराम से बताओ इसमें कौन कौन है बेटा? लायन, टाइगर और, आराम से बताओ कैट और लायन में क्या समानता और क्या अंतर? तो फैमिली तो सेम है, तो अलग क्या है? जीनस अलग और स्पीसीज अलग। तो क्या सिर्फ फैमिली ही सेम होगी? फैमिली के ऊपर सारे सेम होंगे। बताओ कैट और टाइगर में क्या समानता, क्या अंतर? तो कहो फैमिली हो गई सेम, तो अगर फैमिली सेम मिल गई तो उसके ऊपर सारा सेम, तो अंतर क्या बचा? जीनस और स्पीसीज। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। यू ऑब्जर्व फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, यू फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेज। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग अलग फैमिली हैं। जरा बताओ आराम से। एक फैमिली है फेलिडी, बस ये बता दो इसमें कौन कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं? आराम से सुनेंगे। इसमें है कैट, लायन, टाइगर और लेपर्ड, और इधर डॉग। आराम से बताएं फेलिडी में कौन कौन और कैनिडी में कौन कौन? फेलिडी में 4 नाम, कैट है, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है। और कैनिडी में 1 नाम। बताओ डॉग और कैट में क्या समान क्या अलग? डॉग और कैट की फैमिली अलग है, तो मिलती जुलती फैमिली से आर्डर बन गया कार्निवोरा। तो आर्डर क्या हो गया? सेम। तो आर्डर सेम तो क्लास क्या अलग होगी? तो क्या फाइलम अलग होगा कि किंगडम अलग होगा? आराम से बताएं कुत्ते और बिल्ली में क्या सेम क्या अलग? आर्डर सेम तो क्या अलग? नीचे का अलग होगा। दोनों की फैमिली अलग, दोनों के जीनस अलग, दोनों की। वेरी गुड। तो कैनिडी कौन है? तो सी से कैट मत कर दीजिएगा, सी से कैनिडी, सी से कैट हो गया गलत। ठीक है, सी से कैनिडी तो है लेकिन सी से कैट नहीं है। कैनिडी का क्या किसका है? डॉग, और फेलिडी का कैट।
चलो आगे देखते हैं। यू हैव अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक, ये अंडरलाइन करो बेटा, स्पीसीज जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो बचे कौन, बचे कौन बताओ? तो आर्डर बचा, क्लास बचा, फाइलम बचा और किंगडम, ये तो बचे। ये हायर कैटेगरीज हैं आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। चूंकि ये हायर कैटेगरी हैं, दैट इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विद सिमिलर कैरेक्टर। तो आर्डर क्या है? तो मिलती जुलती फैमिली से ही तो बनेगा। सिमिलर कैरेक्टर बताओ बढ़ेंगे घटेंगे हैं? तो ये रटोगे, तो पहले से पता है ना घटेंगे, तो लिखा है लेस। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जनरा। प्लांट फैमिलीज याद रखिएगा बेटा, कन्वल्वुलेसी सोलेनेसी का आर्डर कौन सा है? ऐसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा पोटैटो बिलोंग्स टू आर्डर, पोटैटो का आर्डर बताओ। तो पोटैटो का आर्डर ऐसे तो लिखा नहीं है। पोटैटो बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली, और सोलेनेसी फैमिली का आर्डर कौन सा है? पॉलीमोनियल। ठीक है, क्लियर? तो सोलेनेसी के जितने मेंबर है सबका आर्डर क्या हो जाएगा? पॉलीमोनियल। किस पर आधारित? ऐसे ही एक आर्डर है कौन सा? कार्निवोरा, जिसमें फैमिली दोनों आ गई। आराम से बताएं, फेलिडी में कौन कौन लोग, कैनिडी में कौन कौन लोग? फेलिडी में कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, और कैनिडी में केवल डॉग। क्लास फिर वही लिखा है, ये मिलता जुलता क्या है? आर्डर। वही एक बार में लिख लेना चाहिए था, बार बार वही लाइन रिपीट हो रही है। एक आर्डर है कौन? प्राइमेटा, जिसमें 3 लोग आए, कौन? मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। हम लोग भी इसी में है, कोई बात नहीं। ये सिर्फ किसके हैं? क्लास मैमेलिया। और एक और आर्डर है कार्निवोरा, जिसमें कौन आया? टाइगर, कैट और डॉग। तो क्लास कौन सा लिया? मैमल। मैमल के 2 आर्डर, वैसे तो मैमल में कुल 17-18 आर्डर हैं, फिर भी 2 आर्डर देखिए कैसे है। क्लास है मैमल, मैमल के 2 आर्डर, प्राइमेटा, कार्निवोरा। प्राइमेटा में 3 नाम याद रखिए, या 4 याद कर लीजिए। कौन कौन? मंकी है, गोरिल्ला है और गिब्बन। और ह्यूमन के बाहर है, वो भी तो इसी में है। अच्छा, कार्निवोरा में कौन कौन याद रखोगे? भले ही ये 3 लिखे, आप 5 याद रखोगे। कार्निवोरा में टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, डॉग है और कैट। बगल में लिख लीजिए कार्निवोरा। 5 नाम बताओ कौन कौन है? तो लायन, टाइगर, कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट और डॉग। तो लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, कैट है और डॉग। अच्छा, प्राइमेटा में कौन है? अरे तो पहले ह्यूमन लिख लो। मंकी है, गिब्बन है और गोरिल्ला है। ठीक, फाइलम कह रहा है कि फिश ले लो, एम्फीबिया ले लो, रेप्टाइल ले लो, बर्ड ले लो और मैमल। और हायर कैटेगरी कौन सी बन गई? फाइलम। कौन सा फाइलम? कौन सा? कार्डेटा। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। अब ये कॉमन फीचर यहां से थोड़े पूछेगा कि सब में क्या होता है नोटोकार्ड, सब में क्या होता है डार्सल हालो। ये सब फाइलम किस में आ गए? कह रहा इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद सिमिलर कैरेक्टर, इनको रखा जाएगा किसमें? डिवीजन में रखा जाएगा। सभी एनिमल डिफरेंट फाइला के, इनको एक किंगडम में रखो, कहाँ? एनिमेलिया। और सभी प्लांट किसके? प्लांट किंगडम में एक साथ यहां रख जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं।
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम है बिन यहाँ दिया गया है। ये मोटी मोटी कैटेगरीज हैं, इनका हियरार्ची दिया है। लुक करा फिगर देखो, काम की बात देखो, लाइन टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है यहां से टिक करो, एज वी गो। अगर इसमें कोई एक लाइन समझने वाली है तो वो यही है। कौन सी? एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। एक लाइन। दूसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा नीचे का टेक्सा होगा, जितना नीचे का टेक्सा होगा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन टेक्सान शेयर। इधर देखो, जैसे मान लेते दो लोग मिले हैं S1 और S2 के, और दो लोग मिले हैं O1 और O2, मतलब आर्डर 1 और आर्डर 2 के। इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे और इन दोनों में कॉमन कैरेक्टर कम होंगे। यही बात यहां लिखी है, जितना नीचे का टेक्सा होगा उतना साझा कैरेक्टर ज्यादा होंगे। एक और, हायर द कैटेगरी, जितना ऊंचे जाओगे उतना मुश्किल होगा कि आप उनके बारे में क्या नहीं बता पाओगे, रिलेशनशिप बता पाओगे। अगर एग्जामिनर बहुत जल्दी में है और उससे कहा गया एक क्वेश्चन बना दीजिए, तो इस टेबल से उठा लेगा, और टेबल में सवाल ही सवाल छुपे हैं। टेबल देख के सोच रहे होगे कैसे इसको याद करेंगे, तो इसको बहुत कम याद रखना है। जैसे देखो क्या क्या आपको याद है, सारा केवल भरोसे का है। देखो, मैन का नाम होमोसेपियंस है, भूल जाओगे। अच्छा, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका भूल जाओगे, कि मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका भूल जाओगे। अगर भूल गए हो तो तैयारी भूल जाओ। हाँ, उसका फिर क्या मतलब है? व्हीट का टेटिकम स्टाइवम नहीं याद रहेगा। तो नाम अगर आपको याद है तो आपको दो चीजें याद हैं। क्या? जीनस याद है और स्पीसीज भी तो याद है। तो जीनस स्पीसीज याद नहीं करना है, बात खत्म। तो फिर याद क्या रखोगे? फैमिली याद रखोगे, आर्डर। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता कि मैन मैमेलिया क्लास में आता है, तो याद नहीं रखोगे। और हाउस फ्लाई इंसेक्टा में आती है, नहीं याद रखोगे, ये अपने आप याद है। अच्छा, ये भी नहीं याद होगा कि मैंगो डाई काट में है और गेहूं मोनोकाट में है, तो ये भी नहीं याद रखना है। और ये तो भूल ही नहीं सकते हो, हम लोग कार्डेटा में आते हैं और ये आर्थ्रोपोडा में आता है, और ये दोनों एंजियोस्पर्म, तो ये भी नहीं याद रखा। तो याद क्या रखोगे फिर? सिर्फ दो। इतनी बड़ी टेबल में क्या दो लाइनें नहीं याद रख सकते हो? दो याद रखो, काम हो जाएगा। सब पता है, आर्थ्रोपोडा पता है, एंजियोस्पर्म पता है, डाइकाट पता है, मोनोकाट पता है, मैमल पता है, इंसेक्ट पता है, नाम पता है। तो सिर्फ बड़ी सी टेबल बनी है, देख के डरे नहीं, सिर्फ दो चीजें याद रखें। देखो क्या याद रखोगे आराम से। हम लोगों की फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई की मसीडी, मैंगो की एनाकार्डियसी और व्हीट की पोएसी। हम लोगों का आर्डर, इनका आर्डर, इनका आर्डर सेपिनडेल और इनका पोएल। सिर्फ इतना आप याद करके जाओगे, सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि इधर कुछ भूला नहीं है और न उधर कुछ भूला है, सब पक्का याद है। ठीक है, यही तो भूल सकते हो, आराम से बताएं। मैंगो की फैमिली, अरे देखी के बोल दो। मैंगो की फैमिली, मैंगो का आर्डर, फिर से बोले, मैंगो की फैमिली और मैंगो का आर्डर, व्हीट की फैमिली और व्हीट का आर्डर, ह्यूमन की फैमिली और ह्यूमन का आर्डर, और हाउस फ्लाई की फैमिली और हाउस फ्लाई का आर्डर। क्या केवल दुनिया में यही चार फैमिली हैं? ऐसा तो नहीं है, पीछे कुछ नाम दिए हैं आराम से। फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, याद आया? प्राइमेटा आर्डर, कार्निवोरा आर्डर। कौन सा आर्डर? प्राइमेटा आर्डर और कार्निवोरा। अच्छा, पैंथेरा जीनस, सोलैनम जीनस, याद आया?
पिटूनिया और धतूरा भी याद आया। तो पीछे जितना लिखा है उसको इकट्ठा करिए एक पन्ने पर, तभी वो आपको याद हो पाएगा। हम सुनाए दे रहे हैं। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, कैट का फेलिस डोमेस्टिकस, डाक का कैनिस फेमिलोरिस, ठीक फैमिली बोलेंगे भी इनकी, ठीक है। इसके बाद व्हीट का टिटिकम एस्टाइवम, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका और पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोय का सोलेनम नाइग्रम, बैंगन का सोलेनम मेलेनोजिना, सब लिखा है पीछे, ठीक है। आराम से बताएं, फेलिडी फैमिली में कौन और कैनिडी फैमिली में कौन कौन कौन? कैट है, डॉग है, लायन है, सब है क्या फेलिडी में? फेलिडी में कैट है, लायन है, लेपर्ड है और टाइगर। और कैनिडी में, अच्छा प्राइमेटा आर्डर में कौन कौन है? और कार्निवोरा आर्डर में कौन कौन है? कैट है, डॉग है, लायन है, लेपर्ड है और टाइगर। कुछ बचा इसके बाद? चैप्टर ही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो छोटा चैप्टर था, हम लोगों ने आज कर लिया है। कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार घर में जाके इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, इसकी जो क्वेश्चन की बुकलेट है उससे सवाल लगा लीजिएगा। कम से कम PYQ जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो जरूर लगाते रहिए। ठीक है, बाय बाय।